मेडिकल ट्रेनिंग का लास्ट कुछ दिनों में मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सिस्टम चेंज और इनोवेशन से इतना रेसिस्ट करता है। एक पेशेंट आईसीयू में सीवियर सेप्सिस से फाइट कर रहा था। उसकी जिंदगी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन पर डिपेंड थी, जिसका डोज परफेक्टली टाइम पर देना ज़रूरी था। मैंने अपनी मैथमेटिकल स्किल्स लगा के एग्जैक्ट टाइमिंग निकाली ताकि पेशेंट को बेहतर केयर मिल सके। पर जब मैंने अपने सुपीरियर के सजेशन को इग्नोर करके अपनी अप्रोच फॉलो की, मुझे हॉस्पिटल में डांट पड़ने लगी। चाहे मैंने पेशेंट की हेल्प करने की कोशिश क्यों नहीं की हो। ये इंसिडेंट सिर्फ एक मिसाल थी। पूरे मेडिकल फील्ड में नए आइडियाज अडॉप्ट करने में बहुत रेसिस्ट होता है। कोई इजीली नहीं कर पाता। धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि पूरा मेडिकल प्रोफेशन में एक ही माइंडसेट है, कुछ बदल नहीं सकता, चाहे जान बचती हो या नहीं बचती हो। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने रेसिडेंसी ही छोड़ दी और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लिया। वहाँ मुझे रिस्क के कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिला। फाइनेंस में रिस्क को एनालाइज करना, बैलेंस करना और मैनेज करना सब कुछ लॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन मेडिसिन में ज़्यादातर डॉक्टर रिस्क को इमोशनल तरीके से लेते हैं, एनालाइज पर उतना फोकस नहीं करते। डू नो हार्म जैसी बातें सुनकर लगता है कि कुछ भी रिस्क काम मत करो, लेकिन असल में कई बार रिस्क लेना ही पेशेंट के लिए बेस्ट होता है। एक ट्रॉमा केस याद है। एक 17 साल का एक लड़का को चाकू लग के आया था। उसकी कंडीशंस क्रिटिकल थी। मुझे इमरजेंसी में रिस्की ऑपरेशन करना पड़ा, वरना उसकी मौत सर्टेन थी। वैसे ही प्रोसीजर डेंजरस लगता है, लेकिन कुछ कुछ ना करना का रिस्क उससे भी ज़्यादा होता है। हर डिसीजन लाइफ में रिस्क वर्सेस रिवार्ड होता है, और के काम डॉक्टर के काम में समझ से, एनालिसिस से डिसाइड करने की किस वक्त क्या सही है, ये डॉक्टर को। आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्गेटिविटी ये बुक आम नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज टिप का कलेक्शन नहीं है। इसमें डिटेल साइंस, एजिंग, क्रॉनिक डिसीज और लाइफ स्टाइल के बारे में है। एटी मेडिसिन 3 इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी डिजीज़ होने का वेट ना करके पहले भी ही इसको प्रिवेंट करना। हेल्थ के 4 पिलर में ब्रेक करते हैं: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड इमोशन। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, मिथ बस्टिंग एंड एक्शनेबल स्टेप्स जो आप डेली लाइफ और रियल अगर मेडिकल हिस्ट्री देखें तो दो फेज दिखेंगे। मेडिसिन वन, जहां लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर चीजें चलती थीं, साइंटिफिक मेथड नहीं था। फिर आई मेडिसिन टू, जिसमें साइंस, एक्सपेरिमेंट, जर्म थ्योरी, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, डिसीज जैसे लोग हजारों साल मरते थे, जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टीवी, सब कंट्रोल में आ गए। कोविड 19 वैक्सीन लाइटनिंग स्पीड में बनी। ये मेडिसिन टू की पीक कैपेबिलिटी को दिखाते हैं। लेकिन अब भी मेजर क्रोनिक डिजीज जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, उन पर हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। इन्फेक्शन डिजीज, सैनिटाइजेशन ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर पुश दिया। पर अगर सिर्फ इन्हें रिमूव करो तो ओवरऑल मोर्टेलिटी रिडक्शन उतना नहीं है। मतलब मेडिसिन टू एक्यूट डिजीज को हराने में कामयाब रही, पर स्लो डिजीज हॉर्सनेस आज भी ओपन चैलेंज बने हुए हैं। अब जरूरत है मेडिसिन 3 की, जहां पेशेंट स्पेसिफिक डेटा, रिस्क एनालिसिस, प्रिवेंशन अप्रोच और अर्ली इंटरवेंशन पर फोकस हो। खाली ट्रेडिशनल्स और सेफ प्ले पर अटके रहना अब काम नहीं आएगा। चेंज लाना ही होगा। रिस्क को साइंटिफिक तरीके से समझकर हर पेशेंट के रियल नीड के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनाना ही होगा। जब मैं मेडिसिन के कुछ वक्त के लिए दूर हो गया, तब मुझे यह समझ आया कि हम डॉक्टर्स को ज़्यादातर ट्रेनिंग एक्यूट बीमारियों और इमरजेंसी को मैनेज करने की मिलती है। वो प्रॉब्लम्स जो मेडिसिन टू की सोच के हिसाब से ठीक होती है, लेकिन क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर को प्रोसेस तो डिकेड तक चलता है। और अक्सर पेशेंट की लाइफ में बड़ी दिक्कत तब आती है जब बीमारी पूरी तरीके से पनप चुकी होती है। बैंक की दुनिया में काम करते हुए मुझे समझ आया कि रिस्क फैक्टर छोटा सा लगता है, लेकिन समय के साथ वो एक्यूमुलेट होकर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हार्ट डिजीज या डायबिटीज चुपके चुपके कर देते हैं।
देखिए, मुझे एक रियलाइजेशन मैंने सोचा कि मेडिसिन अप्रोच बदलनी पड़ेगी, तो इसलिए मेडिसिन थ्री इसका मेन फोकस है क्रोनिक डिजीज को शुरू होने से ही पहले टैकल कर पाना और सिर्फ सिस्टम्स मैनेज करना या इमरजेंसी एक्शंस लेना नहीं, बिल्कुल पूरे तरीके से। तो यहाँ कुछ मेजर पॉइंट हैं मेडिसिन थ्री के। फर्स्ट है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। पहले ये रिस्क को समझो और लाइफस्टाइल हैबिट और मेडिकल सपोर्ट से डिजीज होने से पहले एक्शंस लो। जैसे टाइटैनिक का एग्जांपल में, अगर उनके पास एडवांस रेडर या जीपीएस होता तो शिप पहले ही आइसबर्ग से बच जाती। मेडिसिन टू बारिश के बाद सोचती है कि कैसे सूखना है, लेकिन जबकि मेडिसिन थ्री पहले ही प्लान बना चुकी होती है कि हम भीगेंगे या नहीं। इंडिविजुअल अप्रोच, पहले हर पेशेंट को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब हर इंडिविजुअल का रिस्क जीन सिम्टम्स को देखकर अलग होते हैं, तो चेक चेक करो या क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स के पर्टिकुलर पर अप्लाइड होता है या नहीं। मेडिसिन थ्री एविडेंस इन्फॉर्म केयर होती है, एवरेज नहीं, पर्सनलाइज्ड। रिस्क का साइंटिफिक एनालिसिस, मेडिसिन थ्री के डॉक्टर हर डिसीजन ट्रीटमेंट हो या ना हो मैन रियल एक्चुअल रिस्क और रिवार्ड को समझते हैं। जैसे हार्मोन थेरेपी के केस में रिलेटिव रिस्क हेडलाइन से अलग होता है, पर एक्यूट एब्सोलूट का रिस्क फर्क बहुत छोटा सा हो सकता है। सो पेशेंट को कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लो। लाइफ स्पैन नहीं, हेल्थ स्पैन भी जरूरी। सिर्फ जिंदा रहना नहीं, क्वालिटी जिंदगी जीना मकसद है। एक्सरसाइज, स्लीप, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, सबकी इक्वलिटी इंपॉर्टेंस मिलती है और डॉक्टर पेशेंट को प्रोएक्टिवली सही हेल्थ डायरेक्शंस देने का काम करता है। एक बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम में यह है कि इंश्योरेंस और पैसे की पूरा मैकेनिज्म ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, प्रिवेंशन पर नहीं। भले ही एक एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन प्लान पेशेंट की लॉन्ग टर्म जिंदगी बचाए, इंश्योरेंस उसके लिए पैसा नहीं देता। लेकिन जब पेशेंट डायबिटीज या फ्रैक्चर के साथ हॉस्पिटल आता है तो हर चीज कवर होती है। मेडिसिन थ्री में डॉक्टर एक नेविगेटर की तरह है, आपके हेल्थ शिप्स को आइसबर्ग से बचाने के लिए रोड मैप बनाता है, पर कैप्टन आप खुद हो। आपको एक्टिवली हेल्थ डिसीजन लेने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल हैबिट और गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और चीजें बदलनी पड़ेंगी। सिर्फ पैसेंजर बन के ना चले। आज टेक्नोलॉजी सेंसर लाइक जैसे कि सीजीएम, एजीआई, जेनेटिक टेस्टिंग, सबकी मदद से पेशेंट स्पेसिफिक डिटेल मिल पा रही है और ये अप्रोच आने वाले दिनों में और भी स्ट्रांग होगी। लेकिन माइंडसेट भी बदलना जरूरी है। पहले प्रिवेंशन और पर्सनलाइजेशन, फिर ट्रीटमेंट और पेशेंट एक्शंस रोल में। फ्यूनरल पर सोफी मुझे हमेशा एक एनर्जेटिक और फिट लेडी लगी थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक छोटी से फेल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले गार्डनिंग में गिरने से शोल्डर की इंजरी हुई, फिर बैक और नेक पेन में उन्हें उन चीजों से दूर कर दिया जो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती थी, गार्डन और गोल्फ। धीरे धीरे उनका एक्टिव लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो घर पे ही कंफर्म हो गई और फिर उनको डिमेंशिया हो गया। जिंदगी के आखिरी कुछ साल में और अपनी याददाश्त खोकर उन्होंने बताया, उनकी फ्यूनरल पर हर कोई कहता दिखता कि अच्छा हुआ वो बहुत देर सफर में रही, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज घूम रही थी कि उनके जीने का तरीका 10 साल, जो हम कहते हैं मार्जिनल डिकेड, बस नाम के लिए जिंदगी थी, खुशी या मीनिंग नहीं। सिर्फ सोफी की कहानी ही नहीं, ये आम बात है। कई लोग अपनी लाइफ के लास्ट 10 साल ऐसे ही पेन, डिसेबिलिटी या डिमेंशिया के साथ बिताते हैं। जो चीज पहले ही खुशी देती थी उन सब से दूर कर देती है। जब भी मेरे पेशेंट अपनी लॉन्गेटिविटी, फ्यूचर हेल्थ की बात करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, अपनी लाइफ के आखिरी दिनों के सोच रियल बनानी चाहिए। हम सब फ्यूचर को इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि अभी तो टाइम है या अभी नहीं सोचूंगा। पर सच ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ओल्ड एज में एक्टिवली जॉय और इंडिपेंडेंट हो, तो हर डिकेड में फिजिकल और कॉग्निटिव हेल्थ पर फोकस करना होगा, वरना एजिंग अपना काम करेगा। इसीलिए मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज
सजेस्ट करता हूँ, इमेजिन करो अपने 70 साल या 80 साल या 90 साल के हो को क्या करना चाहते हो, किस टाइप की जिंदगी जीना चाहते हो, क्या प्लान है ताकि एक्टिवली और इंडिपेंडेंटली मेंटेन हो सके। ये सोचना अनकंफर्टेबल लग सकता है पर असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम मार्जिनल डिकेड को बस सर्वाइवर नहीं, जेन्युइनली इंजॉय कर सकते हैं अगर हम आज से हेल्थ स्पैन पर ध्यान देना शुरू कर दें। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का नेचुरल पैटर्न ये होता है, पहले कभी भी हम हेल्थी और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब 40 से 50 की एज के बाद धीरे धीरे बॉडी और माइंड दोनों वीक होने लगता है, तो 70 से 75 के आसपास हेल्थ के लेवल इतना गिर चुका होता है, जो चीज़ें पहले आसान थी, जैसे चलना, याद रखना, एक्टिव रहना, वो मुश्किल लगने लगता है। इसी दौरान क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर के रिस्क तेज हो जाता है। मेडिसिन टू जो आज के मेडिकल सिस्टम से इसी स्टेज पर एंटर करता है। बीमारी आने के बाद लाइफ कुछ महीने या साल बदल देता है, पर क्वालिटी वैसी ही कॉम्प्रोमाइज रहती है। इसीलिए कई लोग अपनी लाइफ को आखिरी 10 साल मार्जिनल डिकेड में फ्रस्ट्रेशन, पेन या रेस्ट्रिक्शंस के साथ जीते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो लॉन्ग डेज्ड कर्व ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन हेल्थ, फिटनेस और शार्पनेस को लंबी उम्र तक मेंटेन रखें। 50, 60, 70 में भी ऐसा फील हो जैसे आप 40 में थे या उससे भी यंग। फिर जब डिक्लाइन आए तो भी वो छोटा हो, जल्दी हो और लाइफ के आखिरी कुछ दिन ही लो क्वालिटी हो। मतलब ज़्यादा लंबी ज़्यादा लंबी भी ज़िंदगी हो, उसकी ज़िंदगी में एनर्जी, जॉय, इंडिपेंडेंस और पेशेंस भी हो। इसी अप्रोच को स्क्वायरिंग द लॉन्गेटिविटी कर्व बोलते हैं। अब सवाल आता है, ये कैसे अचीव करें? ज़्यादातर लोग शॉर्टकट चाहते हैं। क्या खाएं, कौन सा सप्लीमेंट लें, क्या एक्सरसाइज करें, बस डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन असली सक्सेस के लिए काम की चीज है क्लियर स्ट्रेटजी बनाना, सिर्फ टैक्टिक नहीं। सुन टीजू की लाइन है, टैक्टिक विदाउट स्ट्रेटजी इज द नॉइज बिफोर डेथ डिफेक्ट। टैक्टिक वो है जो आप रिंग में जाकर कहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी सबसे पहले बनानी जरूरी है। आपने ऑब्जेक्टिव, अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपने रियल सॉल्यूशन समझकर, जैसे एग्जांपल्स मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग मैच में यही किया था, फोरमैन को थका दिया और फिर रिंग टाइम पे नॉकआउट दिया। डेथ स्ट्रेटजी प्लस टैक्टिक्स। तो लॉन्गेटिविटी भी इसी 3 पार्ट फ्रेमवर्क पर चलती है। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, हेल्थ और लंबी जिंदगी। दूसरा है स्ट्रेटजी, अपने रिस्क, लाइफस्टाइल लिमिटेशन समझकर पर्सनलाइज अप्रोच बनाना। देन फिर है लास्ट है टैक्टिक, डेली खाना, एक्सरसाइज हैबिट, मेडिकल चेक, एक्सेट्रा। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग डायरेक्टली टैक्टिक पर पा लेना चाहते हैं, बिना बड़ी पिक्चर समझे। अगर स्ट्रेटजी नहीं तो चाहते जितने भी वर्कआउट कर लो या डाइट प्लान फॉलो कर लो, रियल रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले अपने क्लियर प्लान, ऑब्जेक्टिव और साइंस बेस्ड स्ट्रेटजी सेट करो, फिर डिटेल पर काम करो। यही विनिंग फॉर्मूला है एज को डिफीट कर देने में। अगर आप अली वर्सेस फोरमैन की लेजेंडरी फाइट वाली एनालॉग लेकर देखें, तो अली को पता था कि सामने उसका फेवर में है, समय उसके फेवर में। अगर वो फोरमैन को थका दे और इरोड करे तो लेट राउंड में जीत सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए समय हमारे अगेंस्ट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डिजीज और डेथ का रिस्क एक्सपोनेंशियल घटी से बढ़ता है। और फॉर हॉर्समैन, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीज, न्यूरोजनरेटिव डिजीज के डेंजरस ज़्यादा सीरियस जाता है। इसीलिए लॉन्गेटिविटी के लिए सिर्फ जल्दी जल्दी कोई एक सॉल्यूशन जैसे फैट डाइट या मेडिकल सप्लीमेंट नहीं चाहिए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड स्ट्रेटजी ज़रूरी है। अली की तरह हमें भी अपने सॉल्यूशन, दुश्मन यानी एजिंग और डिजीज और अपने रिसोर्सेज पर समझना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। एजिंग सिंपल टाइम के
बचने का नाम नहीं है, बल्कि आपके सेल्स और ऑर्गन के धीरे धीरे डिग्रेड होने का नाम है, एंट्रोपी। इसी डिग्रेडेशंस की वजह से हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, डिमेंशिया एक्सेट्रा एक रिस्क ग्रो करता है। कोई भी इंसान अचानक बीमार नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर ये सब प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, पर हम देख नहीं पाते। लॉन्गेटिविटी स्ट्रेटजी का टारगेट है इन हॉर्समैन डिजीज के एक्चुअल ऑनसेट को डिकेड तक डिले या प्रिवेंट करना, ताकि हमारी जिंदगी अच्छे हेल्थ और हाई फंक्शंस के साथ लंबी चले। स्ट्रेटजी थ्री के वेक्टर्स यानी लाइंस ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट इज ए कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन, दिमाग की स्पीड, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग सब धीरे धीरे कम होता है। ऑब्जेक्टिव, इसे स्लो या प्रिवेंट करना। दूसरा है फिजिकल डिक्लाइन, फेरिलिटी, एज के साथ मसल्स, बोन, स्टेमिना, बैलेंस सब घटा है। क्रॉनिक पेन, इंजरी या एक अचानक फेल्स की जिंदगी क्वालिटी फिर गिर जाती है। ऑब्जेक्टिव है फिटनेस और फंक्शनल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम तक मेंटेन करना। थर्ड है इमोशनल हेल्थ, ये सिर्फ बुरे लोगों का इशू नहीं है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस किसी भी एज में आकर आपको ड्रेन कर सकता है। हैप्पीनेस कर्व रिसर्च के मुताबिक जिंदगी में स्ट्रेस का लो पॉइंट जनरली मिडिल एज में आता है, पर चाइल्डहुड एडल्ट्स की बॉन्ड्स भी इफेक्टिव कर सकता है। इसलिए इमोशनल वेलबींग भी हेल्थ स्पैन जैसे ही ज़रूरी है। हेल्थ स्पैन का मतलब है ज़िंदगी का वो साल जब आप एक्टिव, इंडिपेंडेंट और मेंटली शार्प हैं, नॉट जस्ट अलाइव ऑन पेपर। लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन डीपली लिंक है। अगर आप फिट, स्ट्रॉन्ग, इमोशनली हेल्थी हैं तो डेथ का रिस्क ड्रास्टिकली कम हो जाता है। टैक्टिक्स, देखिए, ओल्ड स्कूल मेडिसिन टू सिर्फ तब एक्टिव होता है जब बीमारी आ जाती है, एक्यूट प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत कम मिलता है। मेडिसिन थ्री का टैक्टिक डेली लाइफ के हर पार्ट में घुले मिले होने चाहिए। ये 5 डोमेन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एरोबिक कैपेसिटी सब ग्रो करना। रिसर्च क्लियर है, एक्सरसाइज सबसे पावरफुल लॉन्गेटिविटी ड्रग है, जो बायोलॉजिकल डेथ, कॉग्निटिव एंड फिजिकल डिक्लाइन सबको डिले करता है। सेकंड इज ए न्यूट्रिशन, क्या खाना है वो सेकेंडरी है, सबसे जरूरी है ओवरऑल कैलोरीज का बैलेंस, एनर्जी वर्सेस आउट, और अपने मेटाबॉलिज्म्स के इंडिविजुअल नीड को समझना। थर्ड इज ए स्लीप, अच्छी नींद बिना किसी शॉर्टकट के एसेंशियल है। ब्रेन रिपेयर, मेटाबॉलिक हेल्थ, मूड स्टेबिलिटी सब पे डिपेंड करता है। इमोशनल हेल्थ, ये बाकी सब जितना भी इम्पोर्टेंट है, अगर इमोशनल पे हेल्थ हील नहीं होता तो चाहे बॉडी हेल्थी हो, जिंदगी लो क्वालिटी रहेगी। रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस और पर्पस इसमें की रोल प्ले करता है। ड्रग सप्लीमेंट, ज़रूरी हो तो मसल्स, मेडिसिन या हॉर्मोन्स भी यूज करो, पर नेचुरल्स होने की स्टरबोन्स पर मत अटको। जो काम करो वो चूज करो, साइंस बेस्ड हो। याद रखो, जब भी हैबिट बना रहे हो तो रिजिड रूल्स ना समझो, स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, फीडबैक लो और अपनी टैक्टिक्स को टाइम के साथ कस्टमाइज करो। अली की फाइट में स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अलग थी, तभी वो इम्पॉसिबल फाइट जीत सका। उसी तरह अपने एज, जीन्स, प्रेफरेंस, लाइफ स्टाइल के हिसाब से साइंस बेस्ड प्लान बनाओ। टैक्टिक्स वही काम करेगी जो एक स्ट्रॉन्ग थॉटफुल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन हो। मेडिसिन टू में डॉक्टर हर सजेशंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड देता है, यानी रैंडमाइज क्लिनिक ट्रायल्स मैग्ने मानते हैं। ये स्टडीज शॉर्ट टर्म्स या सिंपल इंटरवेंशन जैसे कि एक नया वैक्सीन या ब्लड प्रेशर की दवाई के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन जब सवाल है लंबी जिंदगी और क्रोनिक डिजीज का, तो ये आरसीटी काफी लिमिटेड हो जाता है। रीजंस, लॉन्गेटिविटी या एज रिलेटेड डिजीज का प्रोसेस में डिकेड्स लगता है, पर आरसीटी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों का डेटा डेटा पर ही डिपेंड है, और हर फैक्टर के टेस्ट भी नहीं कर सकते। स्पेशली लाइफ स्टाइल चेंज, खाना, एक्सरसाइज या स्लीप जैसे मल्टी मल्टी फैक्टर्स इंटरवेंशन। इसलिए मेडिसिन थ्री अप्रोच कहता है एविडेंस इन्फॉर्म स्ट्रेटजी लो,
यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, एक्सपीरियंस और लॉजिकल रिस्क बेनिफिट सोच को कंबाइन करो, ना कि सिर्फ एक टाइप की गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस पर अटको। ये ऑप्शन बी है, जो साइंस के 5 मेन सोर्सेज को एक दूसरे से ट्रेंजुअल्स करते हैं। फर्स्ट इज ए सेंट्रेनियंस की स्टडी। जो लोग 100 साल तक 100 प्लस साल तक फिट रहते हैं, उनका लाइफ कैसा चला, डिफरेंशिएट क्या था, क्या थे जीन्स, हैबिट क्या थी, क्या कुछ और, उनकी लाइफ स्टोरी से हिंट मिलते हैं। लेकिन ये डेटा मोस्टली ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यहाँ से कॉज इफेक्टिव एग्जैक्ट नहीं लग सकता। जैसे सेकंड इज एनिमल्स मोड्स, माइस, वॉर्म्स एंड मंकी। लाइफ स्पैन पर एक्सपेंड करना एनिमल्स पर आसान है, ह्यूमन पर नहीं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन का गैप समझना जरूरी है। अगर कोई इंटरवेंशन कोई स्पीसीज में काम करे तो सीरियस से लेना चाहिए, पर डायरेक्ट ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। थर्ड इज ह्यूमन डिजीज डाटा, हॉर्समैन्स के स्टडी, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, डिमेंशिया, इनके आने, बदलने और रोकने के डिटेल रिसर्च, रिस्क फैक्टर और ट्रिगर्स ढूंढो। सक्सेसफुल प्रिवेंशन और न्यू कटिंग एज ट्रीटमेंट से सीखो। फोर्थ इज मॉलिक्यूलर एंड मैकेनिस्ट रिसर्च। ह्यूमन और एनिमल दोनों में एजिंग के जेनेटिक, सेलुलर और बायोलॉजिकल बायोकेमिकल मैकेनिज्म समझो, यानी हम किस टाइप्स के मॉलिक्यूल, ड्रग, लाइफस्टाइल से सेल लेवल चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ है मेडिलियन रैंडमाइजेशन। ये एक स्मार्ट रिसर्च मेथड है जो जीन्स की नेचुरल वायरेबिलिटी का यूज करती है कैजुअलिटी ढूंढने के लिए, जैसे एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज। ये रैंडम एलोकेशन जैसे इफेक्ट लाता है, तो बेसिस काम हो जाता है और कैज इफेक्ट का बेटर आइडिया मिल जाता है बिना डिकेड्स लॉन्ग आरसीटी के। बात करते हैं सेंट्रिज्म। 100 वर्षों की अवस्था का मनुष्य। कोई सेंटेरियंस की लाइफ स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है, कोई बर्डन, कोई सिगार, कोई बेकॉन, कोई डाइट कॉक। लेकिन जब रिसर्चर ने इन लोगों के जीने की वजह ढूंढी तो ये क्लियर हो गया, मेजोरिटी सेंटेरियंस कोई सुपर हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते। लार्ज स्टडी जैसे नीरबर्जिलाई की अक्सकेंजनी ज्यूइश सेंचुरी स्टडी ने दिखाया कि ये लोग अक्सर टैबाको, अल्कोहल और सेडेंटरी हैबिट के बावजूद 100 प्लस साल क्रॉस कर जाते हैं। मतलब सिर्फ लाइफस्टाइल सीक्रेट नहीं है। सेंटेरियन दुनिया की सबसे सेलेक्ट क्लब है। यूएस में सिर्फ 0.03% लोग 100 प्लस के पार जाते हैं। सुपर सेंचुरियन 110 प्लस तो पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही होते हैं। स्टडीज जैसे स्कैंडिनेवियन ट्विंस डेटा कहता है कि जेनेटिक यानी फैमिली हिस्ट्री बड़े फैक्टर्स हैं। जीन्स से आपको 20 से 30% लाइफ स्पैन की प्रेडिक्शंस होती है, और जितना आपकी एज बढ़ती है उतना जीन्स का वेट भर जाता है। अगर आपके पेरेंट्स रिलेटिव सेंचुरियन थे तो आपके भी चांसेस दूसरों के काफ़ी ज़्यादा हैं। बट सिरोज जीन्स से ही सब कुछ नहीं होता। रिसर्च से पता चला कि सेंचुरियंस में क्रॉनिक डिजीज जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज एवरेज इंसान से 2 से 3 डिकेड्स लेट आता है, और उनका हेल्थी पीरियड भी सिर्फ लंबा नहीं, हाई क्वालिटी का होता है। कंपैरिजंस ऑफ मॉर्बिडिटी के कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। इनका मार्जिनल डिकेट्स छोटा, बोनस डिकेट्स लंबी और एक्टिव रहता है। जेनेटिक की बात करें तो अभी तक कोई एक या दो मैजिक लॉन्गेटिविटी जीन नहीं मिला। कुछ जीन्स ए पी ओ ई स्पेशली E2 वेरिएंट, फिर CETP, APOC3 और FOXO3 ये लॉन्गेटिविटी से रिलेशंस है, लेकिन एक भी जीन सब पे अप्लाई नहीं होता। FOXO3 जैसे जीन्स जो सेलुलर
रिपेयर और एंटी एजिंग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। कोई एथेटिक ग्रुप्स में कॉमन रिपेयर और एंटी एजिंग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। कई एथिएटिक ग्रुप में कॉमन मिलते हैं, पर फिर भी सेंचुरियंस की जर्नी यूनिक होती है। गुड न्यूज़ यह है कि बिहेवियर और एनवायरमेंटल से भी काफ़ी कुछ रिवर्स इंजीनियर्स हो सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज से जीन एक्सप्रेशन और रिपेयर पाथवे यंग लोगों जैसा हो सकता है। इसलिए चाहे आपके पास लॉन्ग लाइफ जीन्स ना हो, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन से सेंचुरियन जैसी बेनिफिट अचीवेबल है। बस स्मॉल विंस और कंपाउंड एफर्ट लॉन्ग टर्म चाहिए। मूल मूल मंत्रा मूल मंत्रा सेंचुरियन की रिसाइलेंस है। वो बीमारी, फ्रेलिटी या डिक्लाइन को पुश कर देते हैं। कोई डेटा अनहेल्थी हैबिट के बावजूद भी हमें एक्सट्रीम प्रिवेंशन, अर्ली प्रिवेंशन और हेल्थ स्पैन बॉडीली फंक्शंस पे पहले दिन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीन्स की लॉटरी जीतना मुश्किल से, लेकिन इंटेंशनल एफर्ट से अपनी रिसाइलेंस, हेल्थ और क्वालिटी जिंदा स्ट्रेच की जा सकती है। यानी मेडिसिन 3 की सोच है, ना कि केवल एक बीमारी पर काम करो, बल्कि सब बीमारियों के कॉमन ड्राइव पे फोकस करो, ताकि आपका एजिंग का प्रोसेस स्लो और क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबी हो। एंड में टैक्टिक्स छोटे होते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी से आप अपनी जीन लिमिटेड लाइफ को भी जेन्युइनली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ईट लेस, लॉन्ग लिंगर। सन 2016 में मैं और मेरा टीम दोस्त एस्टर आइसलैंड गए, यानी दुनिया का सबसे अलग और रिमोट आइसलैंड, जिसका असली नाम है रापा नुई, जो अपने बड़े बड़े पत्थर पर मॉल के लिए मशहूर है। लेकिन हमारा सफर साइटनिंग के लिए नहीं था। हम वहाँ एक मॉलिक्यूलर की खोज के असल असल जगह देखने गए थे, रापामाइसिन, जो मेडिसिन और साइंस दोनों में एक रिवोल्यूशनरी चीज है, खासकर लॉन्गेटिविटी, लंबी और हेल्थी जिंदगी के रिसर्च में। रापामाइसिन की स्टोरी एस्टर आइसलैंड के एक एक्सटिंक्ट वेल्कानो रानोकाउ के अंदर से उठाए गए मिट्टी के सैंपल से शुरू होती है। 1964 में एक कैनेडियन रिसर्च सुरूर सेगल्स ने इस मिट्टी में एक सोइल बैक्टीरियम स्टेप्टोमाइस हाइग्रोस्कोपस पकड़ा, जो एक पावरफुल एंटी फंगल मॉलिक्यूल बना रहा था। उसको नाम दिया गया रापामाइसिन, रापा नुई प्लस माइसिन। दफ्तर बंद होने पर सेगल ने खुद सीक्रेटली इसी मॉलिक्यूल्स को अपने घर के फ्रीजर में बचाकर रखा। बाद में जब साइंटिफिक इंटरेस्ट वापस जागा, तो रापामाइसिन ट्रांसप्लांट मेडिसिन में एक गेम चेंजर बना। पेशेंट को न्यू ऑर्गन एक्सेप्ट करने में हेल्प मिलने लगी। सीरोलाइमस नाम से ये आज भी स्टेंस और कुछ कैंसर में यूज होता है। लेकिन रापामाइसिन की सबसे बड़ी खोज मेडिसिन की लॉन्गेटिविटी फील्ड में हुई। ये मॉलिक्यूल एक क्रूशियल सेलुलर पाथवे एमटोर मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ रापामाइसिन को इनहिबिट करता है। एमटोर हर जीव में कंजर्व है, यानी यीस्ट, वर्म, माइस और इंसान सब में। ये सेल्स के ग्रोथ और एनर्जी के यूज का मास्टर स्विच है। जब ज्यादा न्यूट्रिशंस होता है तो एमटोर एक्टिव रहता है, सेल्स ग्रोथ मोड मतलब। और जब न्यूट्रिशंस लो जो सप्रेस रहता है, तो मेंटेनेंस रिपेयर मोड एक्टिव हो जाता है, जिसे ऑटोफेगी कहते हैं। 2009 की एक लैंडमार्क स्टडी में माउस पे रापामाइसिन देने से उनकी एवरेज और मैक्सिमम लाइफ स्पेन 9 से 13 तक बढ़ गई। और जो ओल्ड माइस थे 60 प्लस ह्यूमन ईयर के, पहले किसी दूसरे मॉलिक्यूल सप्लीमेंट या ड्रग से नहीं दिखाई गए थे। रापामाइसिन ने यीस्ट, वर्म, फ्लाइज और रोडेंट्स में भी ये इफेक्ट दिखाया। दूसरे हाइट सप्लीमेंट जैसे रिवर्सट्रॉल, निकोटिनामाइड, रेबोसाइड ऐसी रिपीटेड टेस्टिंग पास नहीं कर पाए। एक और
फैसिनेटिंग बात, जितने एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स का कम खिलाया गया कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस, उतना ही उनकी लाइफ और हेल्थ स्पैन इंप्रूव हुई अगर न्यूट्रिशन बैलेंस बना रहे। कम खाना एमटोर पाथवे के सप्रेस करता है, जो रिपेयर मेंटेनेंस के सेलुलर शॉर्ट के एनहांस करता है। ऑटोफेगी भी इसी में एक्टिव होती है, जो ओल्ड डैमेज प्रोटीन्स को रिसाइकिल और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और न्यूरोजनरेटिव डिजीज का रिस्क भी घटता है। लेकिन रापामाइसिन को ह्यूमन में उसके करने में एक बड़ी चैलेंज है। ये टिपिकली इम्यून सिस्टम्स को सप्रेस करता है, इसके लिए ट्रांसप्लांट में दिया जाता है। तो हेल्थी लोगों में यूज रिस्की लगता है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च दिखा रही है अगर रापामाइसिन क्लिनिकली डोज के बीच ब्रेक के साथ दिया जाए तो ये इम्यून सिस्टम्स को जरर देने की जगह कुछ डोजिंग प्रोटोकॉल्स में एनहांस भी कर सकता है। जैसे एक स्टडी में ओल्ड पेशेंट के फ्लू वैक्सीन के रेस्पॉन्स को बेटर किया। रिसर्चर जैसे मैट कैबरलिन अब डॉग्स पे बड़ा स्टडी चला रहे हैं, डॉग एजिंग प्रोजेक्ट, जहां वीकली रापामाइसिन डोजिंग से ओल्ड एज से हेल्थ, हार्ट और गेम जम्स दोनों बेहतर हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आने वाले समय में रापामाइसिन को प्रिवेंटिव एज डिलेइंग ड्रग बनाने के भुज और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम मेडिसिन 2 की सोच सिर्फ डिजीज ट्रीट करना तक फोकस है, एजिंग को ट्रीट या डिले करने को लेजिमेट टारगेट नहीं मानता, और हेल्थ अथॉरिटीज हेल्थी लोगों इस ड्रग के साइड इफेक्ट के लिए ज़्यादा रिलैक्स नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, प्रिवेंशन और प्रोएक्टिव अप्रोच की इम्पोर्टेंस भी रापामाइसिन जैसे मॉलिक्यूल के रोल और नॉलेजेबल होगा। रापामाइसिन एमटोर और कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस की स्टोरी एक ही जगह पॉइंट करते हैं। आप जो खाते हैं, जितना एनर्जी सेल्स को मिलती है, और कैसे सेल्स अपने अंदर की सफाई, ऑटोफेगी और रिपेयर करती है, ये सब आपकी एजिंग और हेल्थ स्पैन पर डायरेक्ट असर डालता है। मेडिसिन 3 सोच यही है, प्रोएक्टिव, हेल्थी डिजीज होने से पहले इंटरवेंशंस एंड बायोलॉजिकल रेसिलियंस बनाने पर ध्यान